ऑनलाइन स्टडी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि लेसन नंबर 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में हम लोग लगभग में पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का ही बाकी रह गया है, जिसको हम आपको थोड़ा सा डिटेल्स बता दे रहे हैं कि बहुविकल्पी क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसका क्या मोड होता है, उसकी क्या सिचुएशन होती है, कैसे आप उसको करेंगे हल। जैसे पहला प्रश्न आपको दिया है कि आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है। पहला प्रश्न है आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है। प्रश्न पूछा है क्या पूछा आपके सामने, आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो आप क्या बताएंगे, जैसे अरस्तु है, थियोफ्रेस्ट है, मेंडल है और लिनियस है। सभी अलग अलग वैज्ञानिक हैं और अलग अलग मत दिए हैं। तो हम आपसे पूछे हैं आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो हम किसे मारेंगे, मेंडल को। बात समझ में आया, किसे मारेंगे, मेंडल को। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है कि आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर कौन है, मेंडल। अब हम देखते हैं अरस्तु। जैसे जीव विज्ञान सबसे पहले शब्द पहले हम सुनेंगे कि जीव विज्ञान का सबसे पहले खोज किसने किया, उसका सबसे पहले नामकरण किसने किया, देखेंगे। जैसे यहां पे एक शब्द और लिखा है आपके सामने, लिनियस। तो लिनियस किसका खोज किया है, द्विनाम पद्धति का जनक किसे माना जाता है, लिनियस को। द्विनाम पद्धति का जनक किसे माना जाता है, लिनियस को। द्विनाम पद्धति का मतलब है किसी भी जीवधारी हो उनका वंश और जाति मिलकर बना होता है। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस। होमो का मतलब क्या होता है, एक वंश है, सेपियंस क्या है, एक जाति है। इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, होमो सेपियंस। जैसे मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, राना टिग्रिना। तो लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिए थे। अब जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। बात समझ में आया। इन्होंने फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द दो शब्द से मिलकर बनता है, बायो और लॉजिक। बायो का मतलब ये होता है स्टडी और लॉजिक का मतलब होता है लाइफ। तो जीव विज्ञान किसे कहेंगे, जीवन के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, जीव विज्ञान। स्टडी मतलब अध्ययन, लाइफ मतलब जीवन। जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। और उसी सिलसिले में आगे बढ़ेंगे तो द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, लिनियस। और आपके सामने आनुवंशिकी की खोज किसने किया था, मेंडल ने। प्रश्न दूसरा आपके सामने है, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। किसने किया था, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। पृथक्करण, जैसे मेंडल ने 3 नियम दिए हैं, प्रभाविकता का नियम, दूसरा आपके है पृथक्करण का नियम और तीसरा आपके सामने है स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो ये सेकंड नंबर है, पूछ रहा है पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया है, तो मेंडल। आप बताएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका फुल नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। आपसे किसी पृथक्करण का नियम हो या प्रभाविकता का नियम हो या स्वतंत्र अभिवन का नियम हो, तीनों नियम पूछेगा तो आप ग्रेगर जॉन मेंडल को ही मारेंगे। बात समझ में, इसको मार देंगे। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं ना। बात समझ में गया। आपके सामने चार्ल्स डार्विन है, हुगो डी व्रीज है। अब हुगो डी व्रीज के बारे में हम आपको बताते हैं, यह है कौन। यह भी एक जीव वैज्ञानिक हैं, जीव विज्ञान के बारे में बताया है। इन्होंने बताया है कि जैसे हम लैमार्क पढ़ते हैं, डार्विन पढ़ते हैं और हुगो डी व्रीज पढ़ते हैं। तो लैमार्क भी कहते हैं कि हम जिस अंग का अधिक यूज करेंगे उसका अधिक विकास, और जिस अंग का कम यूज करेंगे उसका कम विकास। ये लैमार्कवाद का सिद्धांत था। डार्विनवाद कहते हैं कि जैसे कि एक विश्वकर्मा यदि अपने एक हाथ से हथौड़ी मार रहा है तो उसका एक हाथ बड़ा होता है, एक हाथ छोटा होता है, ऐसा लैमार्कवाद कहते हैं। लेकिन डार्विनवाद ये कहते हैं कि एक मतलब जैसे उसके जीन होंगे वैसे उसके बच्चे भी होंगे। जरूरी नहीं है कि यूज या प्रयोग से उसका अधिक विकास और जिस अंग का कम प्रयोग करेंगे कम विकास होगा, ऐसी बात नहीं है, डार्विनवाद ने कहा था। क्योंकि कुछ लोग मत अलग कहते हैं तो वह उनका अपवाद कुछ अलग कहते हैं। उसी प्रकार हुगो डी व्रीज भी कहते हैं डी व्रीज का सिद्धांत। समझ में आया।
एक ग्रेगर जॉन मेंडल का आपको जाना है, रॉबर्ट हुक आप जानबे करते हैं। तो ये चीजें सब चीजें हैं, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। ऐसे आपसे पूछेगा जीन शब्द का जीन बना होता है, आपसे प्रश्न पूछेगा जीन बना होता है, आपसे पूछेगा प्रश्न जीन बना होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। तीसरा क्वेश्चन, जीन बना होता है डीएनए का, आरएनए का, दोनों इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछेगा जीन बना होता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, डीएनए का, आरएनए का, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो जीन बना होता है उसमें डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। बात समझ में आया? डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, तो हम कौन मारेंगे? दोनों। बात समझ में आ गया? जीन बना होता है डीएनए का और आरएनए का। बात समझ में आ गया? इतना ऐसी था इसमें, समझ में आ गया ना? देखिए हम लोग 3 प्रश्न पढ़ चुके थे ऑब्जेक्टिव टाइप। नंबर चौथा आपके सामने है, किसी प्रयोग में एक संकरण क्रॉस की द्वितीय पीढ़ी में शुद्ध लाल पुष्प वाले पौधे का प्रतिशत होगा 25%, 50%, 75% और 100%। प्रश्न पूछा है आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा इसको, कि किसी प्रयोग में एक संकर क्रॉस की द्वितीय पीढ़ी में शुद्ध लाल पुष्प वाले पौधे का प्रतिशत होगा, क्या होगा? 25%। ऑप्शन क्या होगा? 25%। यह नियम प्रभाविकता के नियम पर आधारित है। ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, मैंने आप लोगों से बताया था प्रभाविकता का नियम कहता क्या है, जब हम दो विपरीत लक्षणों के साथ संकर कराते हैं तो हमें जब शुद्ध लाल, देखो ध्यान सुनिएगा आप लोग, इसका डिफिनीशन प्रभाविकता का नियम का, शुद्ध लंबे पौधे को शुद्ध बौने पौधे के साथ जब हम संकरण कराते हैं तो हमें शुद्ध लंबा पौधा, बौना पौधा, बौना पौधा, शुद्ध बौना पौधा प्राप्त होता है, जिसे हम प्रभाविकता का नियम कहते हैं। अब देखिए, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना दोनों से क्रॉस कराए हैं तो हमें संकर प्राप्त हुआ है, जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं, जिसको हम हाइब्रिड इंग्लिश में कहते हैं। फिर इसका स्वपरागण कराते हैं तो शुद्ध लंबा आपके सामने स्मॉल टी, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, और आपके सामने क्या हुआ? स्मॉल टी प्राप्त हुआ, जिसका प्रतिशत 25%, 50% और 25%। यदि हम इसे काटेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 संबंधे 2 संबंधे 1 का अनुपात। देखो 25 से कम 25, 25 गुना 50, 25 से कम 25। तो हमें यही पूछा है कि किसी प्रयोग में एक संकर क्रॉस की द्वितीय पीढ़ी में सेकंड, जैसे ये F1 है, ये कौन सा है? F2 है, ये F1 पीढ़ी है, ये F2 पीढ़ी है। तो आपके सामने क्वेश्चन भी पूछ रहा है, किसी प्रयोग में एक संकर क्रॉस की तृतीय पीढ़ी में सेकंड पोजीशन में शुद्ध लाल पुष्प वाले पौधे का प्रतिशत कितना होगा? 25%। बात समझ में आया? अब आपसे पूछता शुद्ध बौने पौधे का प्रतिशत, तो आप क्या बताते? 25%। यही वाला क्वेश्चन जो आपके सामने दिखा है 25% में मार देंगे। समझ में आया? यह जो चैप्टर था प्यारे विद्यार्थियों, लेसन नंबर 9 अनुवांशिकता एवं जीव विकास, पूरा जो भी इसमें क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप हो या डिफिनीशन टाइप हो, सभी क्वेश्चन को आपको बता दिया गया है। आप इसको लर्न कर लीजिएगा और इसके बाद अगले टर्म में आप लोग को अगला सिलेबस या अगला पार्ट पढ़ाया जाएगा। थैंक यू क्लास प्यारे बच्चों।